Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching Inorganic Chemistry lectures in Hindi. आप लोग देख रहे हैं हिंदी में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर्स। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने काफी सारे क्वेश्चंस भी कराए थे आपको और आपको एक बात बताई थी। क्या बताया था कि 3D सीरीज के केस में जब भी हम 3D ट्रांजिशनल सीरीज देखते हैं तो इसके केस में मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो सिर्फ स्पिन ओनली वैल्यू के द्वारा दिया जाता है। यानी कि म्यू की वैल्यू जो होती है वो किसके द्वारा दी जाती है? अंडर रूट 4s+1। ओके, या फिर दूसरा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं अंडर रूट n+2। राइट, इसके द्वारा मैग्नेटिक मूवमेंट दिया जाता है। ठीक है, और जबकि हम 4D एंड 5D सीरीज देखते हैं, 4D एंड 5D सीरीज के केस में एक्चुअली में क्या होता है, वहां पर ऑर्बिटल मोमेंटम जो है वो क्वेंच्ड नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो 4D एंड 5D ऑर्बिटल्स होते हैं इनके लोब्स काफी ज्यादा एक्सपेंडेड होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू होती है वो s+l के द्वारा दी जाती है। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो किसके द्वारा आती है? अंडर रूट 4s+1 प्लस l+1। तो यहाँ तक बात क्लियर थी। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जब हम इस 3D ट्रांजिशन सीरीज को देखते हैं तो ऐसा पाया गया है कि सभी जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके लिए म्यू का वैल्यू म्यू स्पिन ओनली के द्वारा नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जैसे कि अगर आप देखते हो लो स्पिन Fe+3, या फिर आप देखते हो हाई स्पिन Fe+2, या आप देखते हैं कोबाल्ट+2। ऐसे और भी कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो इन केसेस में आप देखते हैं तो इनमें क्या होता है, जो म्यू इफेक्टिव की वैल्यू होती है एक्चुअली में वो म्यू स्पिन की वैल्यू से ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन से कंपाउंड में, कौन से कॉम्प्लेक्स में म्यू इफेक्टिव की वैल्यू म्यू स्पिन से ज्यादा होगी। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन से कॉम्प्लेक्स में आपको ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, या फिर कौन से कॉम्प्लेक्स में आपको स्पिन ओनली वैल्यू देखने को मिलेगी मैग्नेटिक मोमेंट की। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर्स जानने के लिए आपको ये लेक्चर देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं लाइक दिस, जिनमें आपको क्या देखने को मिलता है, म्यू इफेक्टिव की वैल्यू म्यू स्पिन की वैल्यू से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसके लिए जो कारण है, इसका कारण क्या है, क्योंकि इन केसेस में क्या होता है, आपको जो म्यू की वैल्यू है वो म्यू s+l के द्वारा दी जा रही है। ठीक है, म्यू s+l जो होगा वो म्यू स्पिन ओनली से ज्यादा होगा। यानी कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इन केसेस में ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो ऑर्बिटल मोमेंटम है वो पूरी तरह से क्वेंच्ड नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, होता क्या है, मैंने आपको बताया था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, किस कारण से जनरेट होता है? आपने मेरा वीडियो देखा होगा रसेल साउंडर्स कपलिंग स्कीम वाला। ओके, तो उसमें आपको मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, एक टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, तो ये अपने स्पिन पर भी मूव कर रहा है। राइट, तो ये जब अपने स्पिन पर मूव करता है इसके कारण क्या जनरेट होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। लेकिन इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के चारों ओर भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इस ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, और इसके कारण क्या हो रहा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है। ठीक है, तो अगर ये मूवमेंट क्वेंच्ड हो जाता है, क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स की जो 3D सीरीज है उसमें जब बाहर लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जबकि आउटर एनवायरनमेंट में जो लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर काफी सारे लिगेंड्स प्रेजेंट है। राइट, इन दिस मैनर जब हम कॉम्प्लेक्स देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, लिगेंड्स प्रेजेंट है। तो इन लिगेंड्स के आउटर एटमॉस्फेयर की वजह से जो हमारा मूवमेंट है, इस इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, क्वेंच्ड हो रहा है। ओके, this movement is quenched, and due to this orbital angular momentum we said is being quenched। मतलब क्या है कि हमारा जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था वो क्वेंच्ड हो चुका है, वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, जो स्पिन की वैल्यू है, जो म्यू स्पिन की वैल्यू है वही हमारा इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट के बराबर हो जाती है। यानी हमारा इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली वैल्यू के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर किसी तरीके से ये ऑर्बिटल मोमेंटम अगर दोबारा जेनरेट हो जाता है, यानी इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए स्पेस मिल जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करने लग जाता है, तो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वापस से जनरेट हो जाएगा। ओके, तो इस केस में क्या हो सकता है, हमें ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए होता क्या है, ये कब देखने को मिल सकता है,
कैसे मिल सकता है? तो सी हियर, फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम टू कंट्रीब्यूट, अगर हम चाहते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन देखने को मिले तो क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी वन और मोर एम्प्टी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी और हाफ फिल्ड, या तो एम्प्टी हो या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो, ऑफ सिमिलर एनर्जी टू द ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है मतलब कहने का? हमारा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके द्वारा जो ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करा जा रहा है, अगर इसी तरीके के ऑर्बिटल्स, इसी तरीके के एम्प्टी या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? इनसे होकर रोटेट कर सकता है। ओके, यहाँ पर ये रोटेशन दिखा सकता है। तो ऐसे एम्प्टी ऑर्बिटल्स या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो कि सिमिलर एनर्जी के हो वो अवेलेबल होने चाहिए। दूसरी बात क्या है? ये ऑर्बिटल्स सिमिलर एनर्जी के होने चाहिए। द ऑर्बिटल्स शुड बी ऑफ एप्रोप्रिएट एनर्जी, इनकी एनर्जी जो ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है उसके बराबर ही होनी चाहिए। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है? दिस ऑर्बिटल should not possess electron of same spin as that of rotating electron, मतलब इस ऑर्बिटल में ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जिसका सेम स्पिन है जैसा कि रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन का। मींस टू से, देखिए अगर हमारे इस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन है, अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वरना इसका रोटेशन जो इसका सर्कुलेशन होना था वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से ये देखिए, अगर यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स तो हो सकते हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा जिसका आपको स्पिन दिख रहा है डाउनवर्ड स्पिन है, ये अगर रोटेट करना चाह रहा है तो यहाँ पर डाउनवर्ड स्पिन के कोई भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, तभी ये इससे होकर इस तरीके से रोटेट कर पाएगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ होगा, दूसरी बार इसमें आ जाएगा, तीसरी बार इस ऑर्बिटल में आ जाएगा, और इस तरीके से ये होकर यहाँ पर सर्कुलर मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? So electron can make use of this nearby vacant orbital to circulate around the nucleus. क्या मतलब है? ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इस नियर बाई ऑर्बिटल्स का यूज कर रहा है यहाँ से होकर सर्कुलर मूवमेंट करने के लिए। अब देखिए कौन से ऑर्बिटल्स के केस में आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअली में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन तभी पॉसिबल है जबकि when an orbital will transform into an equivalent orbital by rotation, अगर हम एक ऑर्बिटल को दूसरे में रोटेशन के द्वारा चेंज कर सकते हैं, जैसे कि T2G ऑर्बिटल्स हैं। देखिएगा T2G ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? dxy, dyz और dxz। आप इनको जानते हैं? ये तीनों ऑर्बिटल सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, बस इनके लोब्स अलग अलग एक्सिस पर हैं। यानी कि इन ऑर्बिटल्स को हम 90 डिग्री रोटेशन के द्वारा एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यस वी कैन डू, हम इन्हें एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट 90 डिग्री का रोटेशन करना है, dxy yz में चेंज हो जाएगा और dyz dxz में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे में रोटेशन के द्वारा चेंज किए जा सकते हैं। इसलिए ये ऑर्बिटल्स जो T2G ऑर्बिटल्स हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट्स टू ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के लिए सहयोग करते हैं, यानी कि इन T2G ऑर्बिटल्स का ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन से लेना देना है। लेकिन अगर हम बात करें इजी ऑर्बिटल्स की, इजी ऑर्बिटल्स कौन से? dx² - y² एंड dz²। ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे में 90 डिग्री रोटेशन के द्वारा क्या ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। ओके, इन दोनों का एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं है। इसलिए ये ऑर्बिटल्स जो इजी ऑर्बिटल्स होते हैं, इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में किसी भी तरीके से अपना सहयोग नहीं बनाने वाले हैं। यानी कि जब हम बात करेंगे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की, हमको ये देखना होगा कि कहाँ पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो हम इस इजी ऑर्बिटल को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इस T2G ऑर्बिटल को ही देखेंगे। T2G ऑर्बिटल को ही देखना है हमें। तो T2G ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए? देखिए T2G orbitals, अगर if T2G orbitals are singly occupied, if T2G orbitals are all singly occupied or all doubly occupied, then they will make no orbital contribution. कब कोई भी contribution नहीं देंगे?
जब भी ये पूरे सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे या फिर सारे डबली ऑक्यूपाइड होंगे, तो उस केस में कोई भी ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। यानी कि केस देखिए, जब आपको देखने को मिल रहा है ये केस, ये हमारे 3 T2G ऑर्बिटल्स हैं, जब ये तीनों सिंगली ऑक्यूपाइड है, ओके, इस केस में यानी कि D3 कॉन्फ़िगरेशन जब देखने को मिल रहा है, या फिर जब ये सारे किस तरीके से ऑक्यूपाइड हैं, इस तरीके से, ये देखिए, ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन हालांकि ऐसा नहीं है कि ये D3 में ही देखने को मिलेगा, ये अदर जगह भी देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ और देखने को मिलेगा। तो देखिए, एक जनरल बात मैंने आपको बताई, D3 में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो जब भी ये T2G ऑर्बिटल इस तरीके से ऑल सिंगली ऑक्यूपाइड है या ऑल डबली ऑक्यूपाइड है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी रोटेशन के लिए किसी भी तरीके का कोई ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स के रोटेशन के लिए कोई भी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस कंडीशन में नो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। हर क्लास को आप देखिएगा, हर कॉन्फ़िगरेशन को आप देखिएगा, अगर इस तरीके का कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो वहां पर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, नो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी कि इन दोनों केसेस में जो म्यू इफेक्टिव है वो म्यू स्पिन ओनली के बराबर होगा, और बाकी सभी केसेस में, इसके अलावा जितने भी केसेस होंगे, उनमें म्यू इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा होगी म्यू स्पिन से। बात क्लियर है? तो हम एक एक एग्जांपल देखते जाएंगे, हमको पता चलता जाएगा। देखिए D1 का केस देखिए, D1 में आपको क्या दिख रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये यहाँ से होकर रोटेट कर सकता है, यस इट कैन डू रोटेशन, सो यहाँ पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। D2 के केस में देखिए, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, लेकिन एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो ये यहाँ से होकर रोटेशन कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ भी आपको इन दोनों केसेस में आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पर म्यू इफेक्टिव की वैल्यू म्यू स्पिन की वैल्यू से ज्यादा होगी, ओके। तीसरा केस देखिए D3, जैसा कि मैंने आपको बताया D3 कैसा है, ऑल सिंगली ऑक्यूपाइड, इसलिए यहाँ पर कोई भी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है जिसमें कि इस स्पिन का इलेक्ट्रॉन ना हो, इसलिए यहाँ पर आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर ही नहीं सकता है, नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। इसलिए यहाँ पर म्यू इफेक्टिव की वैल्यू जो होगी वो म्यू स्पिन वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद आप देखिए लो स्पिन D5 केस, लो स्पिन D5, लो स्पिन D5 जब आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पांचों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये आपका इजी लेवल है जो कि एम्प्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑर्बिटल यहाँ पर अवेलेबल है जहां से होकर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आप देखिए हाई स्पिन D6, हाई स्पिन D6 केस देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है देखने को, हाई स्पिन है, ठीक है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ जाएंगे 1 2 3, फिर क्या जाएंगे 4 5 एंड देन 6। इस केस में भी आप देख सकते हो दो, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट यहाँ बना रही हूँ मैं, एक पॉइंट यहाँ बना रही हूँ, ये दोनों स्पेस एम्प्टी है, इसलिए यहाँ से होकर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इसलिए यहाँ भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में म्यू इफेक्टिव की वैल्यू जो है वो म्यू स्पिन से ज्यादा होगी, ठीक है, ओके। अभी इसके अलावा बहुत सारे और भी केसेस हो सकते हैं जिनमें आपको देखने को मिलेगा। आप D7 का हाई स्पिन केस देखिए, D7 हाई स्पिन केस, यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ भी आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है आपका कहने का, T2G ऑर्बिटल जब भी अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, सीधे सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं T2G ऑर्बिटल जब भी अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा केस हो सकता है, D4 का लो स्पिन केस, D4 के लो स्पिन केस में भी आप देखिएगा 1 2 3 4, तो यहाँ भी आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, क्योंकि T2G लेवल आपका अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, ठीक है। इस केस में भी आपको देखने को मिलेगा, बाकी केस मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो ये सारे केसेस हैं जहां पर आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब वो केसेस देखते हैं जहां पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताए थे कहां पर आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलेगा, एक तो D3 केस में नहीं मिलेगा,
ये बता चुकी हूं मैं आपको अभी। इसके बाद D4 हाई स्पिन केस। D4 हाई स्पिन केस में भी आप देखिए 1 2 3 4। तो देखिए T2G लेवल आपका कैसा है, सिमेट्रिकली फील्ड है। तो यहाँ पर भी नो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ये सारे वो केसेस हैं जहां पर आपको सिर्फ स्पिन वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो केसेस हम देख रहे हैं अभी, ये कौन से हैं जहां पर म्यू की वैल्यू किसके द्वारा दी जाएगी, म्यू स्पिन ओनली के द्वारा दी जाएगी। ये सारे वो केसेस हैं जहां पर आपको म्यू की वैल्यू म्यू स्पिन ओनली के द्वारा दी जाएगी। इससे पहले जो केसेस देखे थे वो कौन से थे, जहां पर ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो D4 हाई स्पिन, इसके अलावा D5 का हाई स्पिन। यहाँ पर भी आप देखिएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी आपको कोई ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, नो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा आप D8 केस देख सकते हो। D8 केस, D8 का आप कोई सा भी देखिए, ठीक है। D8 यानी कि निकेल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस केस में एक्चुअली में ये आपको चाहे हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो, इन बोथ द केसेस आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखिए आपका T2G लेवल कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए यहाँ पर कोई भी ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, ये जो बात की हमने ये किसकी करी, ऑक्टाहेड्रल की। यहाँ पर एक चीज देखिए, अगर आप निकेल प्लस टू का टेट्राहेड्रल केस देखते हैं, टेट्राहेड्रल में कंडीशंस जस्ट रिवर्स हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपको टेट्राहेड्रल दिया है तो वहां पर आप गौर करिएगा कि T2G की कंडीशन क्या बन रही है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ टेट्राहेड्रल का, निकेल +2 का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर दो ऑर्बिटल्स जो T2G लेवल है वो आपके कैसे हैं, एम्प्टी है, इसलिए इस केस में ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो निकेल का जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वहां पर म्यू इफेक्टिव की वैल्यू म्यू स्पिन ओनली से ज्यादा होती है, लेकिन इस टेट्राहेड्रल केस में ज्यादा होती है, लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल केस है वहां पर कोई भी ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस केस में म्यू स्पिन बराबर है आपके म्यू इफेक्टिव के। ठीक है, और इस केस में आपका म्यू इफेक्टिव ज्यादा है म्यू स्पिन वैल्यू से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और केसेस देखिए, D9 केस जो होता है T2G6 EG3 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इस केस में आप देख सकते हैं आपका T2G लेवल, आपको EG लेवल को तो देखना ही नहीं है, T2G लेवल आपका देखिए कैसा है, सिमेट्रिकली फिल्ड है, तो इसलिए नो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा देखिए D6 लो स्पिन केस, D6 लो स्पिन केस में भी देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए ये भी आपका कैसा है, नो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा एक लास्ट केस आपका बचता है D7 का लो स्पिन केस देखिए, यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी आप देख सकते हो T2G लेवल आपका कैसा है, सिमेट्रिकली फिल्ड है, तो यहाँ पर भी नो ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कहाँ पर ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा और कहाँ पर नहीं मिलेगा। तो चलिए जल्दी से कुछ सवाल इससे रिलेटेड कर लेते हैं, किस टाइप से ये क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है आपको, इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विच ऑफ फॉलोइंग सेट्स विल हैव ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कहाँ पर ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए हैं, ए ऑप्शन ही देख लेते हैं सबसे पहले। तो D3 आपको याद रखना है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दी हुई है। ठीक है, तो D3 में जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आप देखोगे T2G लेवल्स ऊपर जाने वाले हैं 1 2 3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका T2G लेवल वो अनसिमेट्रिकली फील्ड है। ठीक है, D4 केस देखिए, D4 में भी क्या देखने को मिलेगा, देखिए 1 2 3 4। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है एक अवेलेबल ऑर्बिटल है, इसलिए यहाँ भी आपको ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए D8 दिया है आपको, तो D8 के केस में मैंने ऑलरेडी आपको अभी एग्जांपल में बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो यहाँ पर भी इस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको अवेलेबल है, यहाँ पर भी वैकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ पर भी है, इसलिए ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप क्या दिया है आपको D9, तो D9 का केस भी देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एक ऑर्बिटल अवेलेबल है जहां से होकर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, इसलिए यहाँ भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चारों ही केसेस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। ठीक है, ये चारों हैं राइट आंसर। इसी टाइप से आप बी, सी और डी ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच टू अमंग FeCN6-3, FeF6-3, Cu bipyridine whole twice plus 2 and MnAc whole thrice shows spin only magnetic movement? इसमें से किसके केस में आपको स्पिन ओनली वैल्यू देखने को मिलेगी मैग्नेटिक मूवमेंट की? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं FeCN6-3, इस केस में आपको क्या दिया हुआ है, Fe दिया हुआ है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और Cn आपका साइनाइड एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, लो स्पिन होगा। ठीक है, तो इसको देखिए आप Fe+3 लो स्पिन, ये क्या है आपकी D5 स्पीसीज है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑर्बिटल में स्पेस अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, हमको बताना है स्पिन ओनली वैल्यू। अभी दूसरा देखिए FeF6-3, इस केस में आप देखिए आपको दिया हुआ है आयरन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी देखिए आपका फ्लोराइड एज ए लिगेंड प्रेजेंट है, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, D5 का हाई स्पिन, तो देखिए यहाँ पर क्या केस बन रहा है आपका 1 2 3 4 5, आपके T2G लेवल्स जो है वो कैसे हैं, सिमेट्रिकली फिल्ड है, तो यहाँ पर नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इस केस में कोई भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो स्पिन ओनली वैल्यू के द्वारा दी जाएगी, इसलिए ये आपका एक आंसर है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं Cu bipyridine whole twice +2, इस केस में आपको दिया है कॉपर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो कॉपर D9 केस है, चाहे लो स्पिन हो चाहे हाई स्पिन हो, एक ही कंडीशन यहाँ पर बनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो आप देख सकते हो जो T2G लेवल्स हैं आपके वो पूरे सिमेट्रिकली फिल्ड हैं, कोई स्पेस नहीं है, तो यहाँ भी नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, कोई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी स्पिन ओनली वैल्यू शो करेगा, ये कॉम्प्लेक्स भी स्पिन ओनली वैल्यू शो करेगा, तो ये एक राइट आंसर है। अभी आगे आते हैं, नेक्स्ट आपको ऑप्शन क्या दिया है, MnAc होल थ्राइस। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका मैग्नीज जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि ये D4 केस है। ठीक है, D4 में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर 1 2 3 4, ये देखिए ये लो स्पिन केस आपको मिलेगा देखने को, तो यहाँ पर कोई क्या देख सकते हैं आप, T2G लेवल्स आपके एम्प्टी हैं, इसलिए ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, यानी कि जो वैल्यू है आपकी वो स्पिन ओनली के द्वारा नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो दो ही केसेस है जहां पर आपको स्पिन ओनली वैल्यू देखने को मिल रही है, कौन कौन से, एक तो FeF6-3 और दूसरा Cu bipyridine +2, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, द करेक्ट डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन शोइंग स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग इज, कहाँ पर स्पिन ऑर्बिटल की कपलिंग मिलेगी, यानी कि ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन मिलेगा देखने को। तो सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, T2G4 Eg2। ठीक है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, आपको मैंने बताए हुए हैं सारे एग्जांपल्स 1 2 3 एंड 4, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको दी हुई है, इस केस में आप देख सकते हो आपके T2G लेवल्स, दो T2G लेवल्स में स्पेस है जहां से होकर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, इसलिए यहाँ पर स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, इस केस में स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग देखने को मिलने वाली है, इसलिए यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
बाकी के में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर T2G6 है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है। ये T2G3 है, ये आपका एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। और ये भी T2G3 है, ये भी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। इसलिए ये तीनों केसेस आपके नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, T2G4 Eg2। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, तो जल्दी ही मैं उन पर भी एक लेक्चर बनाने वाली हूँ और उन क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।